बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चूंकि अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपको पढ़ना पड़ता है, शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कल आपका पेपर लगा हुआ है, उसके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मॉडल पेपर है 2024 और 25 की परीक्षाओं में, 26 में भी एक प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो टॉप 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते हुए हम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परिवार के लिए अवकाश क्षणों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम किस मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं? को करिकुलर कोर्स जो होता है बीए बीएससी बीकॉम सभी का सेम ही होता है, तो सभी के लिए है ये लेक्चर, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे पेपर दे करके, तो आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा को करिकुलर विषय के रूप में, ठीक है? सिक्स सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों की, यानी कि जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो इसी चैनल पर को करिकुलर मास्टर पर ही एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आप जैसे ही आपके पेपर संपन्न होते हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले, आप फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी के लिए जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है? ताकि अभी से जब परीक्षा की तैयारी आपकी करवा दूंगा, सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद में फिर जब परीक्षा के अंतिम चरण होंगे तब उसमें मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है? महासंग्राम वीडियो टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सब आपको मिलते रहेंगे। चले, तो प्रश्न है आपका कि परिवार के लिए अवकाश, अवकाश माने होता है छुट्टी के समय में, आयोजित होने वाले कार्यक्रम किस मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं भैया? पारिवारिक मनोरंजन बोला जाता है उसको। परिवार के लिए अवकाश क्षणों में जो आयोजित होने वाला कार्यक्रम होता है उसको पारिवारिक मनोरंजन बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से क्या विषम है? विषम मतलब होता है कि भाई इनमें से क्या एक प्रकार से अलग है थोड़ा सा। देखिए, सामुदायिक मनोरंजन, औद्योगिक मनोरंजन और संस्थागत मनोरंजन जो होते हैं ये एक जैसे प्रतीत हैं, जबकि अस्पताल मनोरंजन जो है ये विषम है, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है फुर्सत के क्षणों में, यानी जब आपको समय है, टाइम है, खाली समय है, उस दौरान मतलब उसको क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मनोरंजन, आनंददायक, रचनात्मक या खाली समय? तो उसको बोलते हैं खाली समय। फुर्सत के क्षणों को एक प्रकार से खाली समय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आनंददायक, संतुष्टि, स्वैच्छिक, रचनात्मक तथा समाज को स्वीकार्य संबंधित विशेषताओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सर्कस से, खेल से, मनोरंजन से या फिर एनसीसी से? बताएं। तो इसका संबंध है मनोरंजन से, ठीक है? और जब आपका खाली समय होता है उस दौरान आप क्या करते हैं? आप आनंददायक, संतुष्टि जिससे आपको होती, अपनी इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक और रचनात्मक कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हैं जो कि समाज उसको वैध मानता है, समाज स्वीकार भी करता है, तो ऐसी चीज़ों को मनोरंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर आनंद का अनुभव प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर आनंद का अनुभव करना ही मनोरंजन कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? मनोरंजन कहलाता है। चूंकि जब भी आप थके हुए होते हैं अपने आप में, तो मनोरंजन कर लेते हैं कोई, तो आप थोड़ा सा थकावट आपकी दूर होती है और आप पुनः एक प्रकार से अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से औद्योगिक मनोरंजन कौन सा है? औद्योगिक मनोरंजन कौन सा है निम्नलिखित में से? देखिए, चुटकुल्ले सुनाना औद्योगिक मनोरंजन नहीं है। बच्चों के साथ खेलना ये भी औद्योगिक में नहीं आता है। स्कूल में होने वाला खेल ये भी औद्योगिक नहीं है। बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना ये औद्योगिक मनोरंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन कार्यक्रम के संगठन के लिए प्रमुख हैं। मनोरंजन कार्यक्रम के संगठन के लिए प्रमुख में जैसे होता है क्या? योजना बनाना, एक प्लानिंग करना मनोरंजन कार्यक्रम को अच्छे तरीके से करने के लिए, या उसके संगठन के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? या भारत में मनोरंजन गतिविधियां शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो ये शुरू की गई थी भैया जीडी सोंधी के द्वारा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मनोरंजन का उद्देश्य नहीं है? मनोरंजन का क्या एम नहीं होता, क्या उद्देश्य नहीं होता इनमें से? देखिए, आनंद का अनुभव करना उद्देश्य होता है, संतुष्टि का अनुभव करना ये भी उद्देश्य होता है, और खाली समय का सदुपयोग करना भी मनोरंजन का ही उद्देश्य होता है। जबकि चिंता का अनुभव करना ये नहीं होता। चिंता को दूर करना मनोरंजन का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन चिंता का अनुभव करना ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है पर्वतारोहण को किस श्रेणी का मनोरंजन कहा जा सकता है, यानी जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होते हैं उनको किस श्रेणी का मनोरंजन कहा जा सकता है या समझा जा सकता है, तो उनको बाह्य मनोरंजक गतिविधि कह सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांतों में प्रसन्नता का अनुभव करना, मानसिक तनाव से मुक्ति और क्रिया के द्वारा संतुष्टि ये सब होती है। आदर्श नागरिकता ये मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जन्मदिन की पार्टी किस प्रकार की मनोरंजन की गतिविधि है। जन्मदिन पर आप पार्टी देते हैं अपने मित्रों को, तो वो एक प्रकार से सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से खेलों के मनोरंजन सिद्धांत का विकास किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। या मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं GTW पैट्रिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न 100% परीक्षा में आने वाला है। अगला क्वेश्चन से मतलब 2024 की परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में पूछा गया और ये भी प्रश्न, ये जो YMCA बता रहा हूँ, YMCA जो है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि YMCA किस प्रकार के मनोरंजन अभिकरण के अंतर्गत आता है। तो ये स्वयं से भी एक प्रकार से अभिकरण के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, स्वयं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से मनोरंजन का आधुनिक साधन क्या है। मनोरंजन का आधुनिक साधन है भैया, आजकल तो मोबाइल चल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बढ़िया क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भैया, प्रश्न आ चुका है कि मोटापे से संबंधित समस्या है। इनमें से मोटापे से संबंधित समस्या कौन सी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। मोटापे से संबंधित समस्या, देखिए चयापचय संबंधी विकार, ये एक प्रकार से मोटापे से संबंधित समस्या है, बिल्कुल। हृदय रक्तवाहिनी संबंधी विकार और यांत्रिक असमर्थताएं, ये सारे विकार जो है मोटापे से ही रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी समस्याएं। अगला क्वेश्चन से मोटापे के कारण उत्पन्न होने वाली चयापचय संबंधी विकार के परिणाम स्वरूप रोग हो सकते हैं। तो चयापचय संबंधी जो विकार हो जाते हैं मोटापे के कारण से, उसके द्वारा मधुमेह या गठिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोटापे के कारण उत्पन्न होने वाले हृदय रक्तवाहिनी संबंधी विकार के परिणाम स्वरूप रोग हो सकते हैं, बताएं। तो मोटापे के कारण से उत्पन्न होने वाले हृदय रक्तवाहिनी संबंधी विकार के परिणाम स्वरूप जो रोग हो सकते हैं वो होते हैं उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एंड हृदय से रिलेटेड रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भोजन ग्रहण करने की कौन सी आदत मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म देती है, बताएं। तो भोजन ग्रहण करने की जो एक प्रकार से आदत होती है, दिन भर में थोड़े थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत जो होती है, ये मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म देती है। आप जब लगातार खाते रहते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, इससे मोटापा बढ़ता जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में किस प्रकार की औषधियों के कारण से मोटापे में वृद्धि होती है। तो महिलाओं में बेसिकली जब वो गर्भ निरोधक औषधियाँ ग्रहण करती हैं या गर्भ निरोधक गोलियाँ खाती हैं स्त्रियाँ, तो उस कारण से स्त्रियों में मोटापा बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसमें शारीरिक चर्बी की मात्रा अधिक होती है। शारीरिक चर्बी की मात्रा किसमें अधिक होती है, स्त्रियों में शारीरिक चर्बी की मात्रा अधिक होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुरुषों में शारीरिक चर्बी कितने परसेंटेज होती है, तो लगभग 12 से 17% जो होती है पुरुषों में चर्बी पाई जाती है। अगर यही बात महिलाओं को लेकर के पूछा जाए कि स्त्रियों में शारीरिक चर्बी कितने परसेंटेज होती है, तो 18 से 22% होती है, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा होती है महिलाओं में चर्बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस आर्थिक वर्ग में मोटापे की समस्या अधिक होती है, बताएं। किस आर्थिक वर्ग में मोटापे की समस्या अधिक होती है, तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं और उच्च मध्यम आर्थिक वर्ग के जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसा थोड़ा होता है, वो एक प्रकार से मोटापे का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन के द्वारा मोटापे को कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करके आप मोटापे को कम कर सकते हैं, समुचित व्यायाम करके कम कर सकते हैं, और उपरोक्त दोनों के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है, दोनों बहुत जरूरी है। यानी कि उपरोक्त सभी उपायों के द्वारा हम कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटापे को कम करने के उपरांत वजन को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। तो मोटापे को कम करने के उपरांत वजन को स्थिर रखने के लिए आवश्यक होता है बेसिकली 2 मुख्य आहारों के बीच कुछ ना खाएं। यानी एक जैसे कि आप सुबह शाम
या 1-2 घंटे पे या 4 घंटे पे आप भोजन करते हैं, तो उसके बीच में आप ज़्यादा ना खाएँ, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, मेवे, मिठाइयों और जो है पुडिंग आदि से परहेज़ करें। इसके अलावा तले भुने तथा अत्यधिक वसा युक्त यानी जो तैलीय पदार्थ हैं, उनका सेवन कम करें या ना करें। तो इससे मोटापा आप स्थिर रख सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी उपाय आवश्यक होते हैं मोटापे को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यह कथन किसका है? बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न, शारीरिक शिक्षा जो होता है वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, ठीक है? शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ही कम समय में हम 200 से अधिक प्रश्नों को जान लेंगे। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप ये मान करके वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कल पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, यानी कि इसका लक्ष्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना। बिल्कुल, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना व्यक्ति का शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य की सर्वांगीण विकास करना। ये प्रश्न कई बार आया है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है भाई? शारीरिक शिक्षा का संबंध है व्यायाम से, क्रीड़ा की घटनाओं से और आसनों से। इन तीनों से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इनमें से बताएं। पर्याप्त उपकरण, अनुकूल मैदान और पर्याप्त संसाधन, तीनों की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं। अब शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं, तो हैं लिखा है तो प्लूरल नाउन हो गया, डायरेक्ट आपका डी ऑप्शन लग जाएगा, उपरोक्त तो सभी। यानी शारीरिक शिक्षा के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीनों आयाम होते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है प्रश्न। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो करी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, जिसको आप साई बोलते हैं? बताएं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SIA बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पर इसको SIA, बेसिकली SAI यानी कि साई, ठीक है? साई का फुल फॉर्म होता है भारतीय खेल प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। NSNIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था अगली बार, ये 2023 और 2024 दोनों में आया हुआ है। SIA या इसी को आप SAI कह सकते हैं। इसका मतलब तो साई, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है? भारतीय खेल प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। स्थापना कब हुई थी? 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की। ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न। किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें ये प्रश्न आया ना हो। भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार जो है कौन सा है? तो वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिलता है? वो मिलता है अर्जुन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये तीनों चारों प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होता है उसको लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है भैया? शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में बेसिकली खेल क्रियाएं जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? शारीरिक शिक्षा का उद्भव जो माना जाता है वो ग्रीक देश में माना जाता है, ग्रीस में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व कब से माना जाता है? तो शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व 19वीं शताब्दी के बाद से मानते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आयाम नहीं है? व्यक्तित्व का आयाम कौन सा नहीं है? आर्थिक आयाम व्यक्तित्व का आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है? तो चिंता आपको नहीं करनी है, आसानी से चीज़ों को समझते रहना। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया।
प्रश्न आ चुका है कि जो है वाद विवाद, रचनात्मक लेखन, मानसिक लेखन या व्याख्यान वगैरह ये किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधियां हैं? तो ये सब साक्षर गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आया हुआ है। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में हुई। डी ऑप्शन ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो देखें, संगीत, गाना, खेल ये सब मनोरंजनात्मक गतिविधि है या क्रिया है, जबकि शिक्षण जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के आधुनिक साधन में क्या शामिल है? तो मनोरंजन के आधुनिक साधनों में बेसिकली इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का प्रभाव होता है। व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का प्रभाव जो होता है वो सामाजिक समानता, कार्यकुशलता में वृद्धि और मानसिक विकास, ये तमाम प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां इनमें सिनेमा हो गई, प्रदर्शनियां हैं, सर्कस हैं, ये सब इसमें शामिल होती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता है। मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता में ज्ञान का विकास शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है कि व्यक्ति के द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? बताएं। तो व्यक्ति के द्वारा निजी प्रसन्नता के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए और खुद की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को मनोरंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पारस्परिक मनोरंजन मतलब कि पारंपरिक मनोरंजन क्रियाएं, जैसे कि आप बचपन में लुका छिपी खेलते थे, बिल्ली आई, चूहा भाग, आई स्पाइस, इन सभी प्रकार की जो मनोरंजन की गतिविधियां हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सब खेल कूद गतिविधि होती है मनोरंजन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, समुदाय के कुछ लोग होते हैं जो समुदाय के लोगों के द्वारा या उनकी रुचि के अनुरूप जो गतिविधियां होती हैं उनका आयोजन किया जाता है, जैसे कि पिकनिक वगैरह हो गई, नृत्य वगैरह हो गया, ऑर्केस्ट्रा वगैरह हो गया, लोक नृत्य हो गई, नौटंकी वगैरह हो गया। तो ये सब किस प्रकार के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब एक प्रकार से मनोरंजन के निजी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये सब कार्यक्रम किस मनोरंजन के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब स्वयं सेवी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप हमारे चैनल को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, मनोरंजन ब्यूरो, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य और खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शासकीय अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण मनोरंजन से रिलेटेड नहीं है? देखिए, इनमें से शासकीय अभिकरण, स्वयंसेवी अभिकरण और व्यापारिक अभिकरण संबंधित हैं। स्वास्थ्य अभिकरण जो है ये संबंधित नहीं है मनोरंजन के अभिकरण से। अगला क्वेश्चन है, शहर के क्लब जिनमें बैडमिंटन, शतरंज, बिलियर्ड्स, तैराकी की सुविधा ये सब होते हैं, तो वो किस प्रकार के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं मनोरंजन के? तो ये व्यापारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य ने या कितने सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र के एक प्रकार से कितने देशों ने मनाया था भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में? तो कितने लोगों ने मनाया था? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो लगभग और लगभग 192 देशों ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। योग शब्द का क्या अर्थ है? योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या एक होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? ये प्रश्न तो 100% आपका आना तय है एकदम से। 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? 21 जून को। सूर्य नमस्कार में कितने प्रकार के आसन है? ये भी प्रश्न 100% आपका आना है। कोई भी विश्वविद्यालय का कोई भी मतलब कि पेपर ऐसा नहीं है जहाँ पर ये प्रश्न आया ना हो दोनों। तो 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। समाधि क्या है? ये भी प्रश्न आता है लगातार। समाधि क्या है? तन्मय अवस्था या परमानंद की अवस्था जो होती है उसी को समाधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है? प्राणायाम जो होता है वो श्वसन पर नियंत्रण रखने का एक अभ्यास होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद योग के तत्वों के बारे में बताता है? तो योग के तत्वों के बारे में कौन सा वेद बताता है भाई? ऋग्वेद जो है वो योग के तत्वों के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वज्रासन कब किया जाता है?
वज्रासन कब किया जाता है भाई? वज्रासन जो है खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है वज्रासन। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एरोबिक व्यायाम मजबूत करता है आपके, ये भी प्रश्न लगातार आता है। तो एरोबिक व्यायाम जो होता है आपके शरीर को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे पद्मासन का दूसरा नाम क्या है? पद्मासन को ही कमलासन बोलते हैं। पद्मासन जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह जो बैठते थे या ऋषि मुनि जो तपस्या करने की मुद्रा होती है वही पद्मासन होती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन है ताड़ासन की अवस्था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न, ताड़ासन की अवस्था कैसी होती है? ताड़ासन जो होता है बेसिकली ये खड़े होकर के किया जाने वाला आसन है ताड़ासन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शीर्षासन के लिए उपयोगी है, शीर्षासन के लिए जरूरी होता है आंखों का, आंखों के लिए बड़ा उपयोगी होता है शीर्षासन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताइए, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आया हुआ, पूरक क्या है? पूरक जो होता है वो श्वास लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है। ठीक है, सांस निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो एक प्रकार से रेचक कहलाती है, और सांस को अंदर रोकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, प्राणायाम के 3 प्रकार होते हैं। मयूर आसन की अवस्था कैसी होती है? तो मोर जैसी होती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। पूरक संबंधित है किससे? तो पूरक जो होता है प्राणायाम से संबंधित है। प्राणायाम से 3 चीजें संबंधित है, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आया है। तो प्रातः काल जो होता है वो व्यायाम करने का सबसे सूटेबल टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है योग में रेचक का क्या अर्थ होता है? रेचक, रेचक का मतलब होता है प्रश्वास, यानी सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है। अंदर खींचने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है, और सांस को अंदर रोक रोक रखने की प्रक्रिया जो होती है उसी को कुंभक कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा योग मुद्रा है क्या, ये प्रश्न पूछे। योग मुद्रा एक आसन है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है। तो योग क्या है? एक मुद्रा आसन है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। उच्च रक्तदाब के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? तो उच्च रक्तदाब के लिए जो अच्छा आसन माना जाता है वो है शीर्षासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आसन किस मुद्रा में किए जाते हैं? आसन बेसिकली आप बैठकर भी करते हैं, खड़े होकर के भी करते हैं, और लेट करके भी आसन किया जाता है, यानी कि तीनों मुद्राओं में आप आसन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी मुद्राओं में परीक्षा में ये भी प्रश्न आया हुआ है। कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से रिलेटेड है? ध्यान मुद्रा से कौन सा आसन रिलेटेड है भाई? देखिए जो है आपका पद्मासन, वज्रासन और सुखासन, तीनों ये आसन ये ध्यान मुद्रा से रिलेटेड आसन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है? सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित जो आसन है उसी को बोलते हैं पद्मासन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अत्यधिक मानसिक तनाव या हृदय की बीमारी के उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने से रिलेटेड जो आसन होता है उस आसन को बोलते हैं शवासन। कौन सा आसन बोलते हैं? शवासन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है किस आसन की प्रकृति मतलब आकृति हल के समान होती है, हल से मिलती जुलती है? बताएं। तो हल आसन जो होता है इसकी आकृति हल से मिलती जुलती है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा? ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। सर्प मुद्रे वाले आसन को बोलते हैं भुजंग आसन, जिसको आप अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी, यानी कुंडलिनी मतलब होता है छिपी हुई शक्ति को जागृत करना या छिपी हुई शक्ति। इसी कुंडलिनी को जागृत किया जाता है योग के माध्यम से। तो जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है? तो कुंडलिनी को जागृत करने का जो आसन है उस आसन को बोलते हैं भुजंग आसन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन जो होता है वो होता है सर्वांग आसन। तो अगर आप सर्वांग आसन करते हैं तो आपके संपूर्ण शरीर की मदद होती है उससे। अगला क्वेश्चन आ चुका है कौन एरोबिक व्यायाम का प्रकार है इनमें से? ये भी प्रश्न कई बार आया है। तो देखें एरोबिक नृत्य, तैराकी, रस्सी कूदना, ये सभी जो हैं ये एरोबिक व्यायाम के प्रकार ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से, जुकाम के लिए उपयोगी प्राणायाम कौन सा है? यानी अगर आपको जुकाम है तो उस दौरान आपको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? भास्त्रिका प्राणायाम जो होता है जुकाम के लिए अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन जो होता है उसको बोलते हैं पश्चिमोत्तान आसन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
आगे देखें, चलें फटाफट से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा कल है, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत यानी बृहत आंत की व्याधि को ठीक करता है। बृहद आंत की यानी बड़ी आंत की जो व्याधि होती है या बड़ी आंत में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको ठीक करता है सर्वांगासन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से योग का अंग नहीं है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। देखिए, यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है, प्रत्याहार, ये सब आपके होते हैं योग के अंग, जबकि समय जो है योग का अंग नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यही सी वाला समय, चूंकि यही पूछा गया कि कौन सा योग का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन से, हलासन लेट करके किया जाने वाला आसन है क्या? बिल्कुल, हलासन लेट करके ही किया जाने वाला आसन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धनुष तीर यानी कि तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? तो उसको बोलते हैं धनुरासन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर जो होता है वो अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है? बताएं, तो कौन सा आसन है जिस आसन में रीढ़ को इस तरीके से टेढ़ा किया जाता है कि शरीर जो होती है वो अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाती है? तो उसको बोलते हैं चक्रासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, सिंह यानी कि शेर के दहाड़ने वाली जो मुद्रा होती है उससे संबंधित आसन कौन सा है? तो सिंहासन जो होता है उसी को शेर की दहाड़ने वाली मुद्रा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? मत्स्येंद्र नाथ जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, गोरखनाथ के गुरुजी भी थे ये। तो मत्स्येंद्र नाथ जो थे महान योगी हैं, इन्होंने मत्स्येंद्र आसन की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। शरीर को अर्धचक्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है? तो आसन है अंजनेय आसन। ये अर्धचंद्राकार, अर्धचक्राकार नहीं, अर्धचंद्राकार आकार जो देता है वो अंजनेय आसन देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आप देखें, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चले, प्रश्न है, शवासन किस मुद्रा में किया जाता है? यानी कि शव आसन जो होता है, जाहिर सी बात है शव की मुद्रा में आपको यानी कि एक मुर्दे की भांति करना होता है इसको। तो शवासन बेसिकली लेट करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार आया हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्षय रोग या दमा रोग में से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको कौन सा आसन करना चाहिए? तो क्षय व दमा रोग में लाभदायक आसन जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है वज्रासन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवत गीता बेसिकली ये महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था, ज्ञान दिया गया था, वही है गीता। गीता इसको इसलिए कहते हैं चूंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से गे पद में निकला। जैसे कैसे कि यत्र योगेश्वरा किषणौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवानी तिमतिर्ममः, इस तरीके से। ठीक है, तो भगवत गीता महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे उपयुक्त ऋतु कौन सी होती है? तो शीतली प्राणायाम के लिए ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के महीने में आप शीतली प्राणायाम करें, इससे आपके शरीर को शीतलता प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, आंत्र संबंधी यानी जो आंत में कोई रोग हो जाए या आंत्र संबंधी रोगों को दूर करने के लिए जो लाभप्रद आसन है वो कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं गर्भासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग के कितने भाग होते हैं? अष्टांग योग के, जाहिर सी बात है, अष्टांग यानी 8 अंग होते हैं, तो अष्टांग योग के 8 ही भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार यही सब शामिल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, हठ योग किन दो शक्तियों का परस्पर मिलन होता है? तो हठ योग एक प्रकार से जो होता है ये धनात्मक नाड़ी यानी जिसको आप सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और ऋणात्मक नाड़ी जिसको आप चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इन्हीं धनात्मक शक्ति और ऋणात्मक शक्ति के मिलने को ही एक प्रकार से क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं भैया क्या? इसी को बोलते हैं हठ योग। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के मिलने को ही हठ योग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, हठ योग के अविभाज्य तत्व हैं। हठ योग के अविभाज्य तत्वों में आपका मन का नियंत्रण शामिल होता है, प्राणायाम यानी कि सांस पर नियंत्रण और नियमन, सांस का लेना देना, मतलब सांस कैसे हमको खींचना है, कैसे छोड़ना है, ये सब आसन यानी शारीरिक मुद्राएं जो होती हैं सब हठ योग में शामिल हैं। ऊपर तो सभी लगा देंगे, ये सभी स्थितियां शामिल है। अगला क्वेश्चन है, शरीर को अस्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाली शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
शरीर को अस्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाली जो शरीर की विशेष मुद्रा होती है उसको आसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आसन करने का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे होता है व्यक्ति के शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, व्यक्ति की मानसिक कमियां दूर हो जाती हैं, व्यक्ति के मन और आत्मा में संतुलन बना रहता है। ये तीनों प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर आसन करने से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन से आसन किस मुद्रा में किया जाता है? तो आसन खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। डी ऑप्शन। धन की पराकाष्ठा किसमें होती है? सॉरी, ध्यान की पराकाष्ठा, समाधि में ध्यान की एकदम पराकाष्ठा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है, या कथन कैसा है? बिल्कुल गलत है। प्राणायाम से स्मरण शक्ति नहीं बढ़ती है, ऐसा कोई जो है कथन नहीं है। अच्छा, प्राणायाम मानसिक परेशानियों में वृद्धि करता है, बिल्कुल गलत है, यानी वृद्धि नहीं करता है, तो ये भी गलत हो गया, असत्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्राणायाम नालिकाओं के पथ को साफ करके शरीर से सुस्ती हटाता है, या कथन कैसा है? तो प्राणायाम नालिकाओं के पथ को साफ करके शरीर से सुस्ती हटाता है, या कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्राणायाम श्वास नालिका में जमे कफ को हटाता है, बिल्कुल कथन ये सत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्राणायाम दमे के उपचार के लिए प्राकृतिक साधन है, बिल्कुल हाँ, दमे के उपचार के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है और उसका प्राकृतिक साधन है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही लगातार आपको मिलता रहता है, ठीक है, यहाँ पर इस चैनल पर। चलिए, प्रश्न आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न है कि किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है, बताएं। तो कार्डियोवैस्कुलर जो फिटनेस होती है ये किस प्रकार के खिलाड़ी में होती है? धावक में, जिम्नास्टिक में, या तैराकी में, या एक प्रकार से जो है मैराथन धावक में, जो बड़ी दौड़ दौड़ते हैं उनमें। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तैराकी लोग जो होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है, तैराकी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है, बताएं। बढ़िया प्रश्न है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार करने के लिए जो है सर्किट ट्रेनिंग नाम का एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, उसको दी जाती है सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो मांसपेशियों में अगर ग्लाइकोजन जो है वो एक प्रकार से पर्याप्त मात्रा में होती है तो वो आपको थकने नहीं देती। मान लेते हैं आपका ग्लूकोज का स्तर या आपके शरीर में कैलोरी की मात्रा घटने लगती है, तो ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज जब आप किसी शरीर में लेते हैं तो वो ग्लाइकोजन में आपके शरीर की जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर में इकट्ठा होती है। अब वही जब आपको फिर से जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन वाली जो एक प्रकार से स्थिति है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो करके आपको शरीर को ऊर्जा दे देती है। इसीलिए जब भी किसी खिलाड़ी के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा ठीक ठाक है तो खिलाड़ी देर तक नहीं थकता और एक प्रकार से खेलता रहता है। तो ग्लाइकोजन इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत दोनों प्रदान करता है? तो प्रोटीन जो होता है गर्मी और ताकत दोनों प्रदान करता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग किया? प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो विलियम जेम्स ने प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया था। किसने? विलियम जेम्स ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है? सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है भैया? तो सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है ट्रेडमिल। क्या प्रयोग होता है? ट्रेडमिल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताएं। खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों से रिलेटेड है या उसके माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया कहलाती है टेक्निकल जो स्किल होती है उसको बोलते हैं, तकनीकी कौशल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से प्रक्रिया योग्यता यानी रिएक्शन एबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो प्रतिक्रिया
योग्यता अंग है किसका? प्रतिक्रिया योग्यता एक स्पीड का या गति का एक अंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन से अंतराल प्रशिक्षण यानी कि जो इंटरवल ट्रेनिंग होती है, इसका प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? इंटरवल इंटरवल ट्रेनिंग का प्रयोग जो होता है किसके विकास के लिए किया जाता है? तो सहनशीलता के लिए, एंड्योरेंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन शक्ति यानी जिसको आप अंग्रेजी में स्ट्रेंथ बोलते हैं, और गति यानी स्पीड के संयोजन को क्या कहते हैं? यानी गति और शक्ति दोनों को एक प्रकार से तालमेल बैठा करके चलने को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्फोटक शक्ति बोलते हैं। अगर आपके अंदर शक्ति भी है और गति भी है, दोनों है, तो आप विस्फोटक शक्ति के जो है व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मैदान में शीघ्र स्थानांतरण की योग्यता है। मैदान में शीघ्र स्थानांतरण की योग्यता जो होती है उसी को बोलते हैं एलिजिलिटी, मतलब एजिलिटी, यानी इसको आप चपलता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सपलनेस को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सपलनेस को बोलते हैं लचक, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसी को सपलनेस बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग जो होता है वो विश्वसनीयता निर्धारण करने के लिए किया जाता है। किसको? विश्वसनीयता को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, रिलेबिलिटी के निर्धारण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको को करिकुलर मास्टर नाम के चैनल पर मिलती रहती है। बाकी प्लेलिस्ट आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी कई वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर भी आप चले जाएंगे तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चले आगे देखते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर की जितनी भी को करिकुलर की वीडियो होंगी वो सब आपको को करिकुलर पर मिलेंगी, यानी इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, बीए के फिफ्थ सेमेस्टर का, बीएससी के, बीकॉम के, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर में जो को करिकुलर का कोर्स होगा उसकी सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर की वीडियो मिलेंगी। चलें अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, बताएं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या नहीं? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना। शारीरिक शिक्षा का एक प्रकार से क्या लक्ष्य नहीं होता है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करना शारीरिक शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं है, बाकी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना क्या कहलाता है? शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना जो है वो शारीरिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने बालक के सर्वांगीण या किसके बालक में किसके सर्वांगीण एवं स्वस्थ शिक्षा को कहा है? बताएं। महात्मा गांधी ने बालक में किसके सर्वांगीण एवं स्वस्थ विकास को शिक्षा कहा है? तो जब आत्मा, शरीर और बुद्धि इन तीनों का सर्वांगीण और स्वस्थ विकास होता है तो वही शिक्षा होती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक कार्य नहीं है? शिक्षा का सामाजिक कार्य कौन सा नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, वर्ग व्यवस्था का संरक्षण करना ये शिक्षा का कार्य नहीं, बाकी भावात्मक एकीकरण, भावनात्मक एकीकरण, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण ये सब शिक्षा का सामाजिक कार्य में शामिल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक कार्य है? शिक्षा का सामाजिक कार्य कौन सा है? सॉरी, हाँ बताएं। तो शिक्षा का सामाजिक कार्य में कौन सा कार्य शामिल होगा? बिल्कुल, इसमें भावात्मक एकीकरण होगा, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा विषय में या औपचारिक शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएं। औपचारिक शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चूंकि ये जीवन प्रतन चलती है, यही एक प्रकार से कथन सत्य नहीं है, बाकी सारे कथन इसके बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? औपचारिक शिक्षा एक निश्चित अवधि तक चलती है, एक निश्चित सिलेबस होता है, कोई टीचर पढ़ाता है, किसी निश्चित स्थान पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और निर्धारित परीक्षा देनी पड़ती है, इसकी योग्यता का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है इसमें औपचारिक शिक्षा में, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है जीवन प्रतन चलती रहती है, जब से व्यक्ति पैदा होता है और जब तक एक प्रकार से मर नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्लियर?
अगला प्रश्न, शिक्षा वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई समाज मूल्यों, क्षमताओं और ज्ञान को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूहों को स्थानांतरित करता है। यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, बिल्कुल सत्य भी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा समाजीकरण का किस प्रकार का अभिकरण है? तो विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। और जो आप पास पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, गांव समाज से सीखते हैं वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन से, ग्रीक भाषा में एथलीट का क्या अर्थ होता है? ग्रीक भाषा में एथलीट का अर्थ होता है मुद्रा अर्जक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? देखिए, समाजीकरण करना, ज्ञान प्राप्त करना और संस्कृति का हस्तांतरण करना, ये सभी शिक्षा के ही उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस विद्वान ने सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण को शिक्षा का प्रमुख कार्य बताया है? बताएं, किस विद्वान ने सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण को शिक्षा का प्रमुख कार्य बताया है? तो ओटावे नाम के विद्वान ने कहा कि सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण ही शिक्षा है। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे और अपने को बलशाली अनुभव करेंगे? ये विवेकानंद जी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि आप गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं और मांसपेशियां अधिक शक्तिशाली होंगी? ये भी विवेकानंद जी का ही कथन था। और किसने कहा कि भाई भारत को आज फुटबॉल मैदानों की जरूरत है, भगवत गीता की नहीं? तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा था कि आज अपने में रक्त संचार की ओज के कारण श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे आप? ये किसने कहा था? विवेकानंद जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलें, वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ आपको। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक जीवन शैली का अंग है? सकारात्मक जीवन शैली का अंग कौन सा? भाई फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक जीवन शैली का अंग इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है, बताएं फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उचित भोजन, कम निद्रा, या फिर पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों का कम प्रयोग सकारात्मक जीवन शैली का अंग नहीं है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम निद्रा जो है ये सकारात्मक जीवन शैली का उदाहरण नहीं है, अंग नहीं है, यानी कि उचित निद्रा होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, वर्तमान जीवन शैली संबंधित है। वर्तमान जीवन शैली किससे संबंधित है? तो मशीनीकरण से रिलेटेड है, क्योंकि वर्तमान में मशीन अधिक मात्रा में काम कर रही है और मनुष्य कम मात्रा में, तो मशीनीकरण एक प्रकार से संबंधित है वर्तमान जीवन शैली। अगला क्वेश्चन से, सकारात्मक जीवन शैली आवश्यक है या सहायक है? सकारात्मक जीवन शैली जो होती है वो रोगों से सुरक्षा करने में सहायता देती है, विकृतियों से बचने में भी सहायता करती है और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में भी सकारात्मक जीवन शैली सहायता करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए? तो भोजन में जैसे स्टार्च, शर्करा, वसा, इन सभी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे दिक्कत होती है, बीमारियां होती हैं। तो ज़्यादा नहीं हो, उचित मात्रा में हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का भार आवश्यकता से 10% अधिक बढ़ जाने को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो प्रश्न है, शरीर का भार आवश्यकता से 10% अधिक बढ़ जाने से या जब बढ़ जाने को अधिक भार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का भार आवश्यकता से 20% अधिक बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो अगर शरीर की आवश्यकता से 20% अधिक आपका भार बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति मोटापा कहलाती है फिर, ठीक है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थ खाने से होता है। अत्यधिक
मसायुक्त यानी कि जो तैलीय पदार्थ होते हैं, जो फैटी चीज़ें होती हैं, अगर उनको आप ज़्यादा खाएँगे तो मोटे हो जाएँगे। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तैलीय पदार्थ ज़्यादा खाओगे तो आपकी चर्बी बढ़ेगी, मोटे हो जाओगे आप। अगला क्वेश्चन से फेफड़ों की क्षमता को साधारणतया मापा जाता है। फेफड़ों की क्षमता की अगर बात की जाए तो स्पायरोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का क्या नाम है या क्या है? तो मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जो दवा है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। मोटापे से जो होता है हृदय रोग, मधुमेह, घुटनों का दर्द, ये तीनों मोटापे से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव यकृत से, अग्न्याशय से, अमाशय से या छोटी आंत से, कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है महोदय, ये अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एलएसडी यानी कि एलएसडी का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? एलएसडी का पूरा नाम है, एल का मतलब होता है लाइसर्जिक, एस का मतलब होता है एसिड और डी का मतलब होता है डाई एथाइलेमाइड। ठीक है, यानी लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलेमाइड, ये एलएसडी का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मोटापे के संदर्भ में बीएमआई का पूरा नाम क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। देखिए, और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मोटापे की रोग संभावना बढ़ जाती है, ये भी प्रश्न आया था पिछली बार। तो मोटापे के संदर्भ में बीएमआई का पूरा नाम क्या है? ये लगातार प्रश्न आता है। तो बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं बीएमआई को। बीएमआर को क्या बोलते हैं? बीएमआर को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं बीएमआर को। बीएमआई को क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीजों को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा हार्मोन शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ा करके रक्त में यानी खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखता है? तो वो हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है कहाँ स्रावित होता है? इंसुलिन जो इसका स्राव अग्न्याशय से होता है। ठीक है, और ये हार्मोन जो होता है इंसुलिन हार्मोन, ये शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ा देता है। ये बढ़ा करके रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य तौर पर बनाए रहता है। इसके ये एक प्रकार से कौन करता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आया हुआ भी है। प्रश्न, योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है। योग शारीरिक शिक्षा का क्या है? एक भाग है। यह कथन कैसा है? सत्य है कि असत्य है? बताएं। तो योग जो है शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, ये कथन बिल्कुल एक प्रकार से क्या है? सत्य प्रतीत होता है। तो बिल्कुल योग जो है आपका शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कपालभाति क्या है? कपालभाति क्या है? यम नहीं है, नियम भी नहीं, प्राणायाम। बिल्कुल कपालभाति जो होता है किया जाता है, ये एक प्रकार का प्राणायाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान। अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान होता है नियम। ठीक है, पहला होता है यम। ठीक है, तीसरा होता है आसन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यम, नियम, आसन, ये सब एक प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, क्लियर? या ध्यान, धारणा, समाधि। तो कभी कभी ध्यान, धारणा, समाधि को लेकर के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। पहला कौन सा है? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, तीसरा है प्राणायाम, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है ध्यान। मतलब छठा ध्यान धारणा, कभी कभी ये आगे पीछे हो जाते हैं छठे सातवें में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान, धारणा, समाधि या धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, समाधि 8वें पर है, 7वें पर ध्यान, छठे पर धारणा। ये आप एक प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से अनुलोम विलोम है एक। अनुलोम विलोम क्या होता है? जिसमें आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये योग प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें सांस आप छोड़ते हैं, खींचते हैं।
ठीक है, रेचक कुंभक करते हैं। और सांस को अंदर रोकना पूरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन से भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन कौन सा है? ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आया हुआ है। वो होता है आपका वज्रासन। भोजन के बाद मात्र एक आसन क्या आता है? वो है वज्रासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अष्टांग योग में नियम का क्रम है। अष्टांग योग में देखिए नियम जो है दूसरे नंबर पर है, यम नियम। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आपका नियम होता है, पहले नंबर पर आपका यम होता है, तीसरे पर आपका जो है प्राणायाम, यम नियम आसन। ठीक है, चौथे प्राणायाम, फिर आपका प्रत्याहार, फिर ध्यान धारणा समाधि, तीन ये। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है पश्चिमोत्तान आसन लेट कर किया जाने वाला आसन है। पश्चिमोत्तान आसन लेट करके किया जाने वाला आसन है? नहीं, पश्चिमोत्तान आसन लेट करके नहीं किया जाता। फिर कैसे किया जाता है भैया पश्चिमोत्तान आसन, ये बताएं। पश्चिमोत्तान आसन की अगर बात की जाए तो कैसे किया जाता है? देखिए पश्चिमोत्तान आसन जो होता है ये आप एक प्रकार से बैठ करके कर सकते हैं। जैसे बैठ करके आपका आसन पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, सिद्धासन हो गया, मत्स्यासन हो गया, चक्रासन सॉरी वक्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, गोमुखासन है, बाह्य मुद्रासन है, उष्ट्रासन है या पश्चिमोत्तानासन है। ये सब बैठ करके किए जाने वाले आसन है। ठीक है, कुछ आसन पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं, कुछ आसन पेट के बल लेट करके किए जाते हैं। तो जो पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन हैं उनमें आपका होता है अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करड़ी आसन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन। ये सब पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन हैं। कुछ आसन होते हैं जो कि बल लेट करके किए जाते हैं। अब पेट के बल जो आसन लेट करके किए जाते हैं उनमें आपका मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, सालभासन ये सब आता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ आसन होते हैं जो कि खड़े होकर के किए जाते हैं, जैसे कि ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, अर्धचंद्रासन हो गया, चक्रासन है, पादहस्तासन है। ये सब खड़े होकर के किए जाने वाले आसन हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो पश्चिमोत्तानासन जो होता है वो एक प्रकार से लेट करके नहीं बैठ करके किया जाने वाला आसन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग रहस्य के लेखक कौन है? योग रहस्य बढ़िया पुस्तक है, नाथ मुनि नाम के विद्वान ने एक प्रकार से योग रहस्य नाम की पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या है? अष्टांग योग के अंतर्गत जो प्रथम सोपान है वो होता है यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो। दूसरा नियम, तीसरा आसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन से योग का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। योग का प्रकार कौन सा? नहीं, देखिए हठ योग, राजयोग और कर्म योग, ये तीनों योग के प्रकार में आते हैं, जबकि समय योग योग का कोई प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से कमर के दर्द के लिए निम्नलिखित में से उपयोगी आसन कौन सा है? तो अगर कमर में दर्द है तो इसके लिए आप भुजंग आसन करें, कमर का दर्द ठीक होता है इससे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पुरानी कब्ज के उपचार के लिए, पुरानी कब्ज है बहुत दिनों से, तो उसके उपचार के लिए कौन सा आसन जरूरी होता है? उपयुक्त सभी आसन आप कर सकते हैं, जैसे मत्स्यासन, मयूरासन, हलासन। ये तीनों आसन करके आप जो है अपना उपचार कर सकते हैं, पुरानी कब्ज को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? पाइल्स के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो पाइल्स के उपचार के लिए जरूरी होता है गोमुखासन। ठीक है, गोमुखासन से पाइल्स ठीक होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो मोटापा कम करने के लिए जो आसन उपयोगी होता है वो होता है धनुरासन या फिर मयूरासन। दोनों में से कोई आसन करेंगे तो मोटापा आपका कम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? तो हृदय रोगियों के लिए जो होता है सिद्धासन और शवासन, ये दोनों आसन उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है ताकत व दमखम का योग कहलाता है? ताकत या दमखम का योग जो होता है शक्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कुक्कुटासन नाम किसके नाम पर पड़ा? तो कुक्कुटासन जो होता है मुर्गे के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मकरासन है एक, मकरासन जो होता है एक विश्राम आसन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। योग सूत्र के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे, योग सूत्र के लेखक कौन है भैया, बताइएगा। योग सूत्र के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है, कौन है? महर्षि पतंजलि जो है योग सूत्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है योग क्या है, बताएं। योग जो होता है एक साधना होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग को कितने चरण में बांटा गया है, ये योग के कितने चरण होते हैं। योग के 8 चरण होते हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, जिसमें यम नियम जो है यम नियम आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 आसन होते हैं, मतलब ये 8 अंग होते हैं योग के, जो कि शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए उपयोगी माने जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है। परहेज या बचाव से संबंधित योग जो होता है वो होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक प्रकार से अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करने की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है यम, यानी कि सामाजिक अनुशासन बोलते हैं यम को। तो यम के नियम में क्या सम्मिलित है। यम के नियम में आस्ते यानी चोरी ना करना, सत्य बोलना, अहिंसा करना, ये एक प्रकार से शामिल है यम यानी सामाजिक अनुशासन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के युज धातु से हुई है। संस्कृत भाषा का शब्द है युज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। योग संस्कृत शब्द की किस धातु से बना हुआ है, तो युज धातु से। कौन सा धातु, युज धातु। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत में युज का क्या अर्थ है। संस्कृत में युज धातु का मतलब होता है गठबंधन करना, जोड़ना या अपना ध्यान केंद्रित करना, तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है, बताएं। तो योग जो होता है वो किस मतलब कि किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है योग। धर्म अर्थ या काम या मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्त करने का एक रास्ता होता है योग। ठीक है, योग के माध्यम से इस पृथ्वी के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, यानी कि मोक्ष का मतलब होता है कि फिर दोबारा से आपका जन्म नहीं होगा, आप एक प्रकार से जो है स्वर्ग की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो योग एक प्रकार से मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में किस प्रकार मतलब किस योग पर बल दिया गया है। तो भगवत गीता में जो बल दिया गया भैया वो कर्म योग पर बल दिया। किस योग पर, भगवत गीता में कर्म योग पर। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है, बताएं। इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण कौन सा है। तो इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला जो योग का चरण है वो होता है प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा योग का प्रकार नहीं है इनमें से। देखिए योग के प्रकार में आपका काल योग कोई योग, देखिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों योग होते हैं। काल योग कोई योग नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं। तो सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं भैया, 12 स्थितियां होती सूर्य नमस्कार की। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त आसन कौन सा है, या उपयुक्त साधन कौन सा है आसन। तो कुक्कुट आसन जो होता है वो रक्त शुद्धिकरण के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यह नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है, कौन सा। नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है, ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तब होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा है। तो बैठ कर किया जाने वाला आसन जो है वो है आपका वज्रासन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से अष्टांग योग में धारणा का कौन सा क्रम है। धारणा जो होती है वो छठे या सातवें नंबर पर पड़ती है, तो छठा दिया नहीं तो सातवां आप लगा सकते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से योग निम्नलिखित में से किसके लिए लाभप्रद है। तो मस्तिष्क, शारीरिक शरीर के लिए, खेल क्रियाओं के लिए, सभी के लिए योग जो है वो लाभदायक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। खो खो खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो कुल मिलाकर के तो ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं, कुल मिलाकर के लगभग आप देखेंगे इसमें ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, 3 खिलाड़ी इसमें अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो खेलते हैं केवल मैदान पर उनकी संख्या 9 होती है। ठीक है, तो खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 9 होती है। बाकी खो खो खेल में टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो। किसी को चोट लग जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो वो 3 में से कोई खिलाड़ी आकर खेलेगा। जैसे कि क्रिकेट में 15 लोग होते हैं लेकिन 11 लोग ही मैदान पर खेलते हैं, जब किसी को चोट लग जाती है तो उन 4 में से एक व्यक्ति जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खो खो खेल में प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती हैं। तो खो खो के खेल में प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खो खो खेल में खो खो शब्द बोल करके किसका संकेत दिया किया जाता है, बताएं। तो खो खो खेल में खो खो शब्द बोल करके किसका संकेत किया जाता है, उठकर भागने का इशारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से प्राचीन काल में खो खो को कहा जाता था। प्राचीन काल में खो खो को क्या कहते थे? राथेरा बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ कई बार। अगला क्वेश्चन से खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? बढ़िया प्रश्न है। कबड्डी का जन्मदाता देश अपना भारत ही है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किस देश को माना जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता देश अपना भारत ही है। सी ऑप्शन है, जिसको आप चेस बोलते हैं। चेस भारत में ही उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन से खो खो क्रीड़ा क्षेत्र की माप कितनी होती है? तो लगभग 28-16 की होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कहीं कहीं पर 29-16 भी मिलता है। अगला प्रश्न है, खो खो में प्रत्येक मैच कितनी पारियों में खेला जाता है? खो खो मैच जो होता है प्रत्येक पारी में मतलब प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खो खो खेल की प्रसिद्ध महिला कौन है? बताएं। तो भारत में खो खो खेल की जो प्रसिद्ध महिला है वो है सारिका काले और मंदाकिनी माझी, ये दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? बताएं। पहली बार 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल मनाया गया था कब? 1995 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद के जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, शामली गोखले का संबंध किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है शामली गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? तो 8 64 घर होते हैं उस पर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 8 8 का पूरा होता है पैनल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, स्पोर्ट्स में दादा के नाम से किसे जाना जाता है? स्पोर्ट्स में दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फटाफट से आप बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है अपना हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा किस खेल से रिलेटेड होती है? स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो खेल कूद में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार, और जो कोच अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? तो कबड्डी का उद्गम स्थान तमिलनाडु में माना जाता है। कबड्डी की शुरुआत कब से हुई है? कबड्डी की शुरुआत हुई 1936 से। ये बात ध्यान रखें। कबड्डी में प्रत्येक दल में खिलाड़ी जो होते हैं, मतलब कबड्डी की समयावधि 40 मिनट होती है। प्रत्येक दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। 30 सेकंड में रेडर को आउट करने का अधिकतम समय होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। तो लगभग आपके मैंने 200 से अधिक प्रश्नों को आपको बता दिया। 1 घंटे के आसपास की क्लास में विस्तार से मैंने चर्चा करी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल पर और भी प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं। कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कल आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, बड़ी मेहनत करी मैंने आपके लिए। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर में ऐसे ही तैयारी मैं करवाऊंगा अच्छे तरीके से।